ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में मैं हमेशा बोलूँगी, देखो फोमो में नहीं रहना है कि क्या रह गया क्या नहीं क्या हो गया, इस फोमो में मत रहना। जो भी क्लास में हम इस नोट्स में करेंगे एंड PYQ में करेंगे उतना नॉलेज बहुत है, बिकॉज अल्टीमेटली वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन वन टॉपिक। सो उसके लिए हम इतना नेसेसरी जो है नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, बार बार इसी चीज़ को रिवाइज करना, सो दैट वी कैन प्रेजेंट इट इन द क्वेश्चंस प्रॉपरली। नाउ सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ पब्लिक चॉइस अप्रोच। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच इमर्ज हुई है इन द 1950s से 60s में, प्राइमरीली इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सो पब्लिक चॉइस अप्रोच इमर्ज हुई है इन द 1950s 1960s में, लेकिन वो भी प्राइमरी कब आई, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इसका जो मेन फोकस था वो था दैट इज़ ऑन एनालाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। कि ये समझना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो पॉलिटिक्स है, उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कैसे समझना फ्रॉम द इकोनॉमिक के लेंस से, फिर कहते हैं इकोनॉमिक एंगल से। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को क्या मानती है, सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स मानती है, जो कि सिमिलर टू इंडिविजुअल इन अ मार्केट है। मतलब जिस तरीके से कोई इंडिविजुअल है वो मार्केट में जाता है, चीज़ों को खरीदता है, बेचता है, तो इसी तरीके से जो पॉलिटिशियन है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो हमारा वोटर है, मतलब वी कैन से ऑफिशियल है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से एक्ट करते हैं। और ये क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स है। ये कीवर्ड्स को लिखना है पेपर में। इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या होना है, जेम्स बुचानन एंड गॉर्डन तुलक। दो ही नाम याद रख लो, बहुत है। तो जेम्स बुचानन एंड गॉर्डन तुलक। In an example, decision making in policy allocation like subsidies और वेलफेयर स्कीम्स ऑफन रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंसेंटिव। जैसे कि आप देखोगे बहुत बार जो डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिसी एलोकेशन, मतलब कितना फंड एलोकेट होगा किस प्रोग्राम को, जैसे कि सब्सिडीज़ या फिर वेलफेयर स्कीम्स जो लाई जाती है, जनरली उसमें क्या रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंसेंटिव्स का। नाउ की फीचर्स क्या है हमारे पब्लिक चॉइस अप्रोच की फीचर्स क्या है हमारे पब्लिक चॉइस अप्रोच का, क्या करना है, क्या मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है पब्लिक चॉइस अप्रोच में। सबसे पहला है रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान में कुछ नहीं रखना है, इसका मतलब ये था कि क्या क्या चीज़ें जो है, क्या थ्योरी है किस बेसिस पे। तो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो रैशनली बिहेव कर रहे हैं, दैट इज़ रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये कीवर्ड्स हैं, इनको लिखते चलना, याद करना है। ये कहता है जो ब्यूरोक्रेट है, जो पॉलिटिशियन है, ये रैशनल एक्टर्स है। रैशनल एक्टर्स का मतलब क्या होता है, दैट सीक टू, जो कि ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल यूटिलिटी, की अपनी पर्सनल यूटिलिटी को किसी तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए, अपनी पावर को, अपनी प्रेस्टीज को, अपनी बजट को बढ़ाया जाए। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस अलोकेशन ऑफ स्टेट फंड्स टू इलेक्टोरिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि जो पॉलिटिशियन है वो कोशिश करते हैं कि जो फंड है, जो स्टेट का फंड आता है उनके पास, वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं जहाँ पे उनको इलेक्टोरली, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ से उनको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड है फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है अंडरस्टैंडिंग वाई पब्लिक डिसीजंस आर मेड एंड द मोटिवेशन ऑफ द एक्टर्स इन्वॉल्व। ये कहता है कि कोई भी डिसीजन लिया गया तो क्यों लिया गया इस तरीके से, तो ये इसको समझने पे बेसिकली फोकस करते हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे। एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और प्रायोरिटाइजेशन इन मनरेगा फंड्स रिलीजेस ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंसिडरेशन। जैसे कि अब कोई स्कीम है वहाँ पे, या कोई स्टेट है, जो रीजन है पार्टिकुलरली, वहाँ पे जो है फंड बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होता है पर्टिकुलर स्कीम के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई और स्कीम है, कोई और रीजन है, तो वहाँ पे नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक कंसिडरेशन, कि ब्यूरोक्रेट कंसिडर करते हैं कि कहाँ से उन्हें बेनिफिट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे हैं। तीसरा है गवर्नमेंट को क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड एजेंट्स। ये कहता है जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो रिफ्लेक्ट करती हैं कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट रेदर देन प्योरली पब्लिक वेलफेयर। मतलब क्या है कि वो उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम जो होता है पब्लिक वेलफेयर। ऑफ कोर्स वो जो करते हैं उससे वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं है, प्योरली नहीं है पब्लिक वेलफेयर उनका ही। वो कम्पीट का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, पब्लिक वेलफेयर हो, इंटरेस्ट का ध्यान रखें अपने, पब्लिक वेलफेयर हो, तो इसके बीच में कंपटीशन चलता है। ठीक है, इस तरीके से। एग्जाम्पल, सब्सिडी स्कीम्स समटाइम बेनिफिट पार्टिकुलर
फार्मर ग्रुप्स और रीजन्स डिसअप्रोप्रिएटली। जैसे मैंने बताया कि सब्सिडी जो है उसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा होगा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फार्मर पे ज़्यादा होगा, बाकी पे कम होगा। मार्केट एनालॉजी इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट एनालाइज करते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस जो कि सिमिलर है टू द मार्केट बिहेवियर। कहते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी का जो बिहेवियर है वो एक तरीके से मार्केट के बिहेवियर के जैसा है। अब कैसे? फोकसिंग ऑन इंसेंटिव्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एफिशिएंसी, जिनका ध्यान है कि हाँ इंसेंटिव्स कुछ हमें फ़ायदा हो, कॉन्स्टेंट कुछ रुकावटें हैं, एंड एफिशिएंसी हाँ काम एफिशिएंटली करना है। एग्जाम्पल पीपीपी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रिफ्लेक्ट करता है नेगोशिएशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्राइवेट प्रॉफिट के मोटिव्स के साथ। कि पीपीपी में दो चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, प्राइवेट सेक्टर के अपने जो हैं मोटिव्स हैं, उनके बीच में नेगोशिएशन एक तरीके से है ना। नेगोशिएशंस लाइक अ बार्गेनिंग, जैसे मार्केट में होता है कि बार्गेनिंग करते हो ना, जैसे कि शॉपकीपर है, आप गए शॉपकीपर के पास है ना, आपको शॉपकीपर कुछ और बोलेगा कि ये प्राइस है, आप कुछ और करोगे, आप कहोगे नहीं नहीं कम लगा लो। तो इस तरीके से बार्गेनिंग होती है ना, जैसे कि सेलर एंड परचेजर के बीच में, इसी तरीके से नेगोशिएशंस होती है हमारे किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। एग्जाम्पल पीपीपी, राइट। एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंट। एडवोकेट चेक्स ये बात करता है कि देखो अब ये बिकॉज क्या कहता है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि ब्यूरोक्रेट हुए, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ, गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस हुए, हर कोई क्या कर रहा है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। सो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी। दैट इज़ वाई बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। एडवोकेट्स चेक्स बैलेंसेस एंड रूल्स टू अलाइन सेल्फ इंटरेस्ट विद पब्लिक वेलफेयर। ये बात करते हैं कि चेक्स बैलेंसेस एंड रूल्स टू अलाइन सेल्फ इंटरेस्ट विद पब्लिक वेलफेयर, कि चेक्स पे बैलेंसेस पे ध्यान दो, रूल्स पे ध्यान दो, सो दैट सेल्फ इंटरेस्ट को अलाइन किया जाए विद द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। एग्जाम्पल कैग है, वो ऑडिट करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन से, वो एक तरीके से क्या करें, ओवरसेट मैकेनिज्म। तो इसने भी मतलब कुल मिला के अकाउंटेबिलिटी की चेक बैलेंस की बात करी। तो मेन टेक्निक्स क्या बताई है उन्होंने कि ब्यूरोक्रेट्स क्या है, वो बजट मैक्सिमाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो कौन सी टेक्निक को यूज़ करती है, बजट मैक्सिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है, ब्यूरोक्रेट का मेन एम होता है टू इंक्रीज डिपार्टमेंट साइज, बजट एंड इन्फ्लुएंस, कि किसी तरीके से डिपार्टमेंट का साइज बढ़े, डिपार्टमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़े, तो डिपार्टमेंट का बजट भी बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा डिपार्टमेंट के पास आएगा और ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावर उनके पास आएगी। एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्कीम्स विदाउट प्रोपोर्शनेट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। जैसे कि आप क्या करो, जो स्कीम है आपने उसका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन नहीं करा है ना, परफॉर्मेंस बजटिंग नहीं करी, उसकी आउटकम के बेस पे आप स्कीम को नहीं बढ़ा रहे हो, आप जस्ट बढ़ा रहे हो स्कीम को, किसी भी स्कीम को, कि सो दैट पैसा पावर ज़्यादा है। सेकेंड है वोटिंग एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ये कहते हैं जो वोटिंग है और पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में बताते हैं, जो सिटीजन है वो सिटीजन के चॉइसेस के बारे में बताते हैं, जो पॉलिटिशियन की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो उनको एनालाइज किया जाता है यूजिंग द रैशनल चॉइस मॉडल के थ्रू। ये कहते हैं जो मतलब सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं जो सिटीजन है वो अपना भला देखता है, पॉलिटिशियन अपना भला देखता है। इलेक्टोरल प्रोमिसेस इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी प्रायोरिटीज़ एंड वेलफेयर स्कीम। बहुत सारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं इलेक्शंस में, और उन प्रोमिसेस के लालच में सिटीजन्स उनको वोट करते हैं। तो ये दोनों ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को वेलफेयर स्कीम में। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ये सजेस्ट करता है इंसेंटिव कंपैटिबल स्ट्रक्चर्स टू रिड्यूस द सेल्फ सर्विंग बिहेवियर। जो लोगों का सेल्फ सर्विंग बिहेवियर है उसको कम करने के लिए बोलते हैं कि इंसेंटिंग एंड कंपैटिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इंसेंटिवाइज करो है ना, इंसेंटिवाइज करो उन लोगों को, मतलब प्रमोट करो उन लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड कंपैटिबल का मतलब होता है कि जो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट है ना। बाकी अगर मैं और बताऊं तो वेट अ मिनट, जो मतलब वही जो अच्छे से काम करे उस हालात में, तो उस तरीके से। एग्जाम्पल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स रख सकते हैं हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, हेल्थ में, एजुकेशन मिशंस में स्पेसिफिकली, परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स ये फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, क्योंकि पीएसयू में भी सेम ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है कि इनएफिशिएंसी आती है, तो
इसका मेन फोकस है कि हमें इनएफिशिएंसी को कम करना है एंड अलाइन करना है ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर को सिटीजन वेलफेयर के साथ, कि ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से बिहेव करे कि सिटीजन्स का भला हो। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव रिड्यूसेस डिस्क्रिशनरी कंट्रोल इन सर्विस डिलीवरी बाय डीबीटी, है ना। तो ये सब कुछ इन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी क्या है बजट में। ये कुछ कीवर्ड्स है, प्लीज़ इनको नोट डाउन करते रहना। अब थोड़ा सा गालियाँ भी पड़ी इस थ्योरी को। ये कहता है कि ओवर एम्फेसिस कर दिया सेल्फ इंटरेस्ट पे। कहता है इतना भी ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट के ओवर इम्पोर्टेंस नहीं देनी थी। ये इग्नोर करता है एल्ट्रुइज्म को। मतलब हो सकता है ना लोगों के अंदर ऐसी भावना हो कि वो ऐसा गलत ना करें। लोगों के अंदर प्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है, एथिकल मोटिवेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एथिक्स भी हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल, मैनी IAS ऑफिसर ने वर्क करा सिंसियरली फॉर पुलिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर्स में भी आके। एग्जाम्पल हमने देखा था कि आर्मस्ट्रॉन्ग है एग्जाम्पल, और एक दुर्गा शक्ति एक IAS थी, ठीक है। देयर आर लॉट। सेकेंड, लिमिटेड अटेंशन टू सोशो कल्चरल फैक्टर्स। लिमिटेड अटेंशन आपको सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को दी है इस हमारी अप्रोच ने। इसने फोकस करा है मेनली इकोनॉमिक एंड रैशनल कैलकुलेशंस पे। मतलब इसने हर चीज़ को इकोनॉमी के पर्पज से सोचा है। नेग्लेक्टिंग सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी के एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट से नहीं सोचा। हो सकता है कि जनरली अगर कोई स्कीम आ रही हो तो उसका सिर्फ मोटिव ये नहीं होता है कि पॉलिटिशियन सिर्फ वोट जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। नो नो नो, वेलफेयर के लिए भी किया जाता है। पोटेंशियल, ये टर्म बड़ी भयानक से लिखी हुई, देख लेते हैं। साइनिसिज्म है शायद ये, इसका मतलब देख लेते हैं यार। डाउटिंग पीपल्स ऑनेस्टी, इसका मतलब है डाउटिंग पीपल्स ऑनेस्टी। लोग तो ऑनेस्ट भी हो सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स पोटेंशियल इन्होंने एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डाउट के बारे में बात करा है, जिससे कि एक तरीके से मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में बाय अज्यूमिंग सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेट्स ऑल डिसीजंस। ये सोच के कि देखो सेल्फ इंटरेस्ट ही डोमिनेट करता है, तो एक मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा। नॉट फुली एप्लीकेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब फुली एप्लीकेबल नहीं है। needs adaptation for context where political, social and development goals often drive decisions beyond personal gain। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है डेवलपमेंट कराना। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे डिसीजंस डेवलपमेंट को ध्यान में रख के लेती है, बियॉन्ड पर्सनल गेन भी वो डिसीजन ले रही है डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इंडिया में ऑफन सक्सीड ड्यू टू सोशल पॉलिटिकल मोटिवेशंस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल की मोटिवेशन से ही वो सक्सेसफुल हो पाए इतने सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। तो क्या है, ओवर एम्फेसिस कर दिया सेल्फ इंटरेस्ट पे, लिमिटेड अटेंशन दिया सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट को, पोटेंशियल उससे क्या हो सकता है मिसट्रस्ट एंड हमारा एप्लीकेबल नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडियन कंटेक्स्ट, बाकी हम ये कह सकते हैं कि इसने और बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करी है ना कोई हायरार्की की बात करी है, ना कोई और चीज़ के बारे में बात करी है। अपने आप में शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है इसका। नाउ इंडियन कंटेक्स्ट एंड एप्लीकेशन, पब्लिक चॉइस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। देखिए कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड तो करने में हमें हेल्प करती है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के बारे में कि क्यों डिले हो रहा है, या रिसोर्स की एलोकेशन के बारे में कि क्यों पर्टिकुलर स्कीम को या पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं, एंड प्रायोरिटी सेटिंग कि क्यों किस चीज़ पे क्या प्रायोरिटी है। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी, ये इन्होंने बात करी कि हम इंस्टीट्यूशन के थ्रू अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करें सो दैट ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियन अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे बिहेव ना करें। तो हमारे यहाँ पे भी ऑफकोर्स कैग ऑडिट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, RTI का एक्ट है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है अलाइन करने में ब्यूरोक्रेटिक सेल्फ इंटरेस्ट को पब्लिक वेलफेयर के साथ। देन डिज़ाइन ऑफ इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स रिड्यूस इनएफिशिएंसी। ये कहता है जो परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग है, परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड जो मॉनिटरिंग है, एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है कि हम रिजल्ट देखते हैं और उसके बेसिस पे हम उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, उसने कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को जो है कम किया है, ठीक है। जिसकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर आशा वर्कर्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स,
ये कहीं ना कहीं इंकरेज कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को, सिटीजन के पार्टिसिपेशन को एंड चेक्स ऑन ब्यूरोक्रेटिक पावर को। तो ये रियलिटी तो बता रहा है, चेक ऑन लगाने की बात कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कर रहा है, एक रियलिटी चेक दे रहा है, कमियाँ लूप होल्स बताता है। लूप होल्स पता होंगे तभी तो हम उस चीज़ पे वर्क करेंगे, राइट। ऑब्जर्वेशन यही है जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, एक तरीके से उसने एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया ब्यूरोक्रेसी पे एंड पॉलिटिकल बिहेवियर पे, एंड हाईलाइट करा रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इंसेंटिव्स की, सेल्फ इंटरेस्ट का, इंसेंटिव्स का, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब इंस्टीट्यूशन के रुकावट के भी रोल है इंडिया में। इट इन्फॉर्म्स, हमें बताता है पॉलिसी क्यों इस तरीके से डिज़ाइन हुई है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कराता है एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। साथ में हम स्ट्रक्चर्स को अगर इंसेंटिव करेंगे तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी होगी। यूज़फुल है एनालाइज करने में फेलियर्स और डिलेज इन वेलफेयर स्कीम्स एंड डिज़ाइनिंग रिफॉर्म्स फॉर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अच्छा है फेलियर्स को एनालाइज करने में, डिलेज को समझने में, इन वेलफेयर स्कीम्स स्पेसिफिकली, एंड डिज़ाइन करने में रिफॉर्म्स को फॉर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। नाउ द नेक्स्ट इज़ द चैलेंजेस ऑफ एलपीजी है ना। एलपीजी आपको पता ही है क्या है। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब है रिड्यूस करना गवर्नमेंट के कंट्रोल को एंड रिस्ट्रिक्शंस को इकोनॉमी में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। एक तरीके से फ्री मार्केट को प्रमोट करना जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी रहे। अगर लिबरेशन आया, लिबरलाइजेशन आया तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। सबसे पहला जो है इसने रिड्यूस कर दिया कंट्रोल ओवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में इफेक्ट सर्विस डिलीवरी। मतलब पीएसयूज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी और ऑटोनॉमी से हो सकता है कि वो क्या करे, उस चीज़ का मिसयूज़ करके उसकी जो एफिशिएंसी है वो गिर जाए एंड डिलीवरी जो सर्विस डिलीवरी है वो पुअर हो। अनइक्वल ग्रोथ, कुछ रीजन्स कुछ सेक्टर्स हुए जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिला मोर देन अदर्स, जैसे दिल्ली है, मुंबई है। रिस्क ऑफ रेगुलेटरी कैप्चर वेयर प्राइवेट इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। रिस्क है रेगुलेटरी कैप्चर का, मतलब क्या है कि रेगुलेशंस तो गवर्नमेंट कर रही है लेकिन उसकी पॉलिसीज़ में भी प्राइवेट का इन्फ्लुएंस रहता है, प्राइवेट के इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो ये एक है हमारा इंडियन एग्जाम्पल। आपको पता है कि पोस्ट 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेड टू रैपिड ग्रोथ। ऑफ कोर्स ग्रोथ हुई आईटी की सर्विसेज में, बट एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया गया। तो ये भी एक चैलेंज है। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज और फंक्शंस टू प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज था या कोई फंक्शन था उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देना। इसका मेन एम रहता है एफिशिएंसी को बढ़ाना, फिस्कल बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है तो प्राइवेट को दे देगी तो पैसा कम लगाना पड़ेगा, एंड कंपटीशन को बढ़ाना सो दैट उसमें इम्प्रूवमेंट है, एफिशिएंसी है। अब इसके भी चैलेंजेस रहे। अब हमने क्या करा, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन से जॉब सिक्योरिटी कंसर्न्स हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनकी जो है जॉब खतरे में आएगी। खतरे में आएगी इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी, एंड स्टेबिलिटी ना होने का मतलब एक फियर रहेगा, और फियर में इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रॉफिट मोटिव में ओवरशैडो सोशल वेलफेयर इफेक्टिंग एसेंशियल सर्विसेज। और अगर पीएसयूज़ होंगे ही नहीं और सारे पीएसयूज़ को अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे पीएसयू क्यों बने थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो फिर वो अपना प्रॉफिट मोटिव घुसाएगा, क्योंकि उसका तो माइंडसेट ये होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। तीसरा है रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल अपोजिशन। बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ने एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको अपोज करते हैं। एग्जाम्पल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज फेस पॉलिटिकल एंड सोशल रेजिस्टेंस। ऐसे बोलते हैं कि सरकार की तो एसेट भी तो कम हो रही है ना, तो ये एक अपने आप में ख़राब चीज़ है। नाउ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो नेशनल इकोनॉमीज़ या सोसाइटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन उनको इंटीग्रेट कर देना विद ग्लोबल मार्केट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन और ज़्यादा इनकरेज हो, इनहेंस हो। बट इससे भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कंपटीशन विद एमएनसीज कैन इफेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज़। बॉर्डर्स को अगर हम खोल देंगे या बॉर्डरलेस अगर वर्ल्ड हो जाएगा तो उससे जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं अगर वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रिस्क ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि वेस्ट अपने कल्चर को यहाँ पे थोप देगा। एंड लॉस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है वो उसका लॉस हो जाएगा।
डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स में क्रिएट वल्नरेबिलिटीज़। बहुत ज़्यादा डिपेंड करना ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे, उससे वल्नरेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। एग्जाम्पल, एंट्री ऑफ ग्लोबल रिटेल जाइंट्स लाइक वॉलमार्ट एंड अमेजोन चैलेंज द लोकल रिटेलर्स। अब वॉलमार्ट एंड अमेजोन के खुलने से क्या हुआ, जो लोकल रिटेलर्स थे उनके लिए मुश्किल आ पाई। नाउ अब हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस पढ़ लेते हैं। ये तो हमने कॉमन चैलेंजेस पढ़े, समझा कि एलपीजी क्या है। अब इनका इम्पैक्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या पड़ा। देखिए, सबसे पहले है रेगुलेटरी रिफॉर्म। अब ज़रूरत पड़ने लगी न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की टू मैनेज द प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर हेल्थ में जाएगा तो उन हॉस्पिटल्स को कौन रेगुलेट करेगा, सो दैट वो फेयर प्रैक्टिसेस करे, कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, उसमें कोई बहुत अनफेयर प्राइजेस ना हो। तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? ऑफ कोर्स हमारी कौन करेगा, दैट इज़ गवर्नमेंट करेगी। तो एक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी उसमें, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हमने इस्टेब्लिशमेंट करा सेबी का, ट्राई का, आरबीआई रिफॉर्म्स फॉर मार्केट रेगुलेशन। सेकेंड है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब एलपीजी एक बहुत मेजर चेंज था, तो उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आने ही थे। तो उसके लिए आपको अपने जो पर्सोनल्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा ना। पर्सोनल्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट डेवलप स्किल्स टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड ग्लोबल पॉलिसीज़। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो सिंपल नहीं है, वो मिक्सड, अब वो कैसे हो चुकी है, जिस पे फॉरेन से भी इन्फ्लुएंस आएगा। तो अब इसको मैनेज करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए जो है लोगों को क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इंडियन एग्जाम्पल, ट्रेनिंग प्रोग्राम आईएएस ऑफिसर्स के होते हैं इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपी प्रोजेक्ट्स में। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग फॉर एफिशिएंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्स में ज़रूरत पड़ती है मॉनिटरिंग फॉर एफिशिएंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट की। मॉनिटरिंग ऑफ पीपीपी एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडर द एनएचएआई। चौथा, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एमिडस्ट लिबरलाइज मार्केट्स। अब इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करना ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो गया। दैट इज़ वाई अलग से हम इसके लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे कि मार्जिनलाइजेशन को प्रिवेंट कर सके ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि ऐसा ना हो कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाए। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट कोऑर्डिनेट फिस्कल, मॉनेटरी, ट्रेड एंड सोशल पॉलिसीज़ इन अ ग्लोबलाइज कंटेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी है कि वो कोऑर्डिनेट करे फिस्कल, मॉनेटरी, ट्रेड एंड सोशल पॉलिसीज़ को ग्लोबलाइज कंटेक्स्ट में। तो वो एक चैलेंज आया। एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन बिठाना बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पॉलिसीज़ के लिए। देन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, प्रेशर ये किया गया कि उनकी इनएफिशिएंसी को कम करना है, सो सब्सिडीज़ वगैरह भी कम हुई एंड कॉम्पिटिटिवनेस को हमने बढ़ाया, डिसइन्वेस्टमेंट जिसके चलते भी और ज़्यादा आगे क्वेश्चंस उठे। सो सबसे पहला क्या है, रेगुलेटरी रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, पॉलिसी को कोऑर्डिनेशन बिठाना, कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, एंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। नो अगर हम कंक्लूड करें तो एलपीजी रिफॉर्म्स ने कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी बनी वो ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन की, बट पोज एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। लेकिन उन्होंने पोज कर दिया, थमा दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एफिशिएंसी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी व्हाइल एंगेजिंग विद ग्लोबल मार्केट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत क्या है कि हम बैलेंस करें एफिशिएंसी को भी, लेकिन इक्विटी को भी, अकाउंटेबिलिटी को भी, वाइल एंगेजिंग विद ग्लोबल मार्केट। ऑफकोर्स हमें ग्लोबल मार्केट के साथ एंगेज करना पड़ेगा, है ना, लेकिन बैलेंस करके हुए चलना पड़ेगा। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन क्या डिपेंड करती है रेगुलेटरी कैपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन का पार्टिसिपेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अ गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। देखिए गुड गवर्नेंस क्या है क्या ये? देखिए गुड गवर्नेंस हम कहते हैं रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप डिसीजंस लोगे
and implementation that is efficient, transparent, accountable, participatory and responsible to citizens' need. गुड गवर्नेंस क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप डिसीजंस को लोगे और उनको इम्प्लीमेंट करोगे और इस तरीके से करोगे जो कि ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड पार्टिसिपेटरी होगा एंड रिस्पॉन्सिव होगा। जो भी अच्छे अच्छे वर्ड है आप सब गुड गवर्नेंस के साथ चेप सकते हो। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी। ये कहते हैं जो भी डिसीजंस हैं, जो भी एक्शंस हैं वो क्लियर होने चाहिए, ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी, कि लोग आएँ एंड लोग देख सकते हैं, लोग क्वेश्चन कर सकें। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ऑफिशियल्स आंसरेबल हो टू द सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन जो भी उन्होंने डिसीजन लिया। तीसरा है पार्टिसिपेशन। सिटीजन स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। देन रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस फॉलो करिए लीगल फ्रेमवर्क को कंसिस्टेंटली, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग काम करो, अपना खुद का बाइसेंस मत दिखाओ उसमें। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, पॉलिसीज आर फेयर हो एंड एक तरीके से जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको स्पेसिफिकली क्या करें, इंक्लूड करें। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली टू अचीव द रिजल्ट्स। रिसोर्सेज को हमें इतने अच्छे से यूज़ करना है सो दैट वो अचीव कर सके रिजल्ट्स को। तो ये मेन इसके प्रिंसिपल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है। ई टैप REE, टैप REE। ठीक है, इस तरीके से आप करो। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस एंड द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नाउ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है? अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है हमारे, क्योंकि गुड गवर्नेंस अपने आप में कॉन्सेप्ट ना ऐसा है जो कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर बेसिकली गुड गवर्नेंस को इस पर एम्फेसाइज करा है, फोकस करा है और बोला है कि गुड गवर्नेंस एक तरीके से की है, एक रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्ट करा है। एग्जाम्पल, गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय UN एंड वर्ल्ड बैंक फ्रेमवर्क इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है। नाउ और कुछ डायमेंशंस पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं। पॉलिटिकल में हम क्या करना है? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, फेयर इलेक्शंस कराने हैं, अकाउंटेबल पॉलिटिकल लीडरशिप को रखना है, जवाबदेही। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है? एफिशिएंट होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से ट्रेनिंग दी जाती है लबासना में। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। सस्टेनेबल क्या हो? डेवलपमेंट हो, फिस्कल प्रूडेंस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिस्कल प्रूडेंस एंड प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जन धन योजना इम्प्रूव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? वो इम्प्रूव करती है हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा क्या करती है? बेटर करती है। ठीक है। सोशल डायमेंशन ये है कि इंक्लूसिवनेस आना चाहिए, सोशल जस्टिस, सबको समान रखो, जो वल्नरेबल ग्रुप्स उनको बचाओ, सिटीजन का वेलफेयर करो, जैसे मनरेगा है यहाँ पे। मतलब कुछ नहीं है पॉलिटिक्स में। आपको पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए खुद बताओ? फेयर होनी चाहिए, है ना, डेमोक्रेसी होनी चाहिए उसमें, है ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एफिशिएंट होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रॉपर कराओ, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, फिस्कल प्रूडेंस हो, प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से वैसे मैं बता देती हूँ और देख लेती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा है उसको अच्छे से मैनेज करना, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि दैट इज़ फिस्कल प्रूडेंस। यस, नॉट वेस्टिंग मनी, नॉट स्पेंडिंग अननेसेसरी मनी, है ना। एंड सोसाइटी में क्या चाहेंगे कि इंक्लूसिवनेस हो, सबका विकास हो, है ना, एंड वल्नरेबल ग्रुप्स को अपलिफ्ट करे, सिटीजन का वेलफेयर हो, इस तरीके से। दैट इज इट। नाउ क्या मैकेनिज्म है, क्या टूल है इसको अप्लाई करने के लिए, किस तरीके से हम गुड गवर्नेंस ला सकते हैं? देखिए, ई गवर्नेंस एक तरीका है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी होती है। एग्जाम्पल आपको पता है, डिजिटल इंडिया मिशन है, माई गवर्नमेंट पोर्टल है। देन सेकेंड है हमारा, दैट इज़ सिटीजन चार्टर। इससे क्या होता है, जो सर्विस का स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन होता है, एक टाइमलाइन फिक्स होती है और एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। जैसे हमारे इंडियन रेलवे का सिटीजन चार्टर है, जो कि गारंटेड सर्विसेज को देता है कि किस टाइम पे क्या आएगा क्या नहीं। RTI है, ये पावर करता है सिटीजन्स को कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके
एंड मॉनिटर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, उन पे नज़र रख सके। सोशल ऑडिट है ये कि जो कि कम्युनिटी ड्रिवन मॉनिटरिंग है, मतलब कम्युनिटी साथ में मिलकर मॉनिटर करेगी, नज़र रखेगी पब्लिक प्रोग्राम्स एंड फंड्स पे, जैसे कि सोशल ऑडिट अंडर द मनरेगा, जिससे कि करप्शन भी प्रिवेंट होता है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, एसेस एफिशिएंसी, इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये क्या करती है, जो पब्लिक सर्विस है उसकी एफिशिएंसी, इम्पैक्ट एंड क्वालिटी सबको क्या करना है, एवोल्यूट करती है। जैसे हमारे पे परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, रैंकिंग करते हैं हम स्टेट को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। उससे क्या होता है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को करना, सो दैट सिटीजन का पार्टिसिपेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या आएगा, सिटीजन पार्टिसिपेशन। एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन का मतलब है भाई अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना, एफिशिएंसी, ज़्यादा बेटर तरीके से आप ज़्यादा उनकी नीड्स को समझ पाओगे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं, क्या क्या टूल्स हैं, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, सोशल ऑडिट, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इनको याद रख लेना है, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद रखो, ठीक है। कैसे याद रखोगे, सिंपल आ जाए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, टैप, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ई इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, एंड हमारा एक और था दैट इज़ आर इज़ रूल ऑफ लॉ। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। डायमेंशंस में पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक है, सोशल है, ये पता होना चाहिए। एंड टूल्स क्या है, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, आरटीआई है, सोशल ऑडिट है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। नाउ चैलेंजेस क्या है, आपको चैलेंजेस भी हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, तो उसके तो खैर क्या ही बुराई करें, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस है, जैसे कि करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट भी कम होता है, इफेक्टिवनेस भी कम होती है। जैसे आपको देखने को मिलेगा करप्शन स्कैंडल्स, कोई लेटेस्ट एग्जांपल मिले तो करंट से वो लिख देना है। कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है, लोगों को क्या है, ट्रेनिंग नहीं दी गई है। लैक ऑफ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसों की कमी भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि गैप है हेल्थ सर्विस डिलीवरी में, क्यों है, बिकॉज ऑफ दी ट्रेनिंग नहीं दी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है, एक्सेसिव इंटरवेंशन बाय पॉलिटिशियन कैन इफेक्ट द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जिससे भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। इन इक्वलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज मे नॉट बेनिफिट इक्वली फ्रॉम गवर्नेंस इनिशिएटिव। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो बेनिफिट नहीं पाती हैं इक्वली फ्रॉम गवर्नेंस इनिशिएटिव से, ठीक है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो नीचे तत्पर हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता इक्वली गवर्नेंस की इनिशिएटिव से, बिकॉज इनइक्वलिटी या सोशल एक्सक्लूजन है। जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स होना ट्राइबल या रिमोट एरियाज में। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, क्या है, सबसे पहला करप्शन, माल प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनइक्वलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। नौ अगर हम कंक्लूड करें तो गुड गवर्नेंस एक मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। मल्टी डायमेंशनल अपने आप में, क्यों, क्योंकि वो पॉलिटिकल के बारे में, सिनेरियो के बारे में सोच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में भी, एंड सोसाइटी के बारे में भी बात कर रही है। इंडियन इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे, जैसे कि डिजिटल इंडिया, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, मनरेगा, पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है गुड गवर्नेंस की प्रिंसिपल्स को। इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर्स सिटीजन एंगेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको और ज़्यादा इफेक्टिव करना है तो आपको सिटीजन को इंगेज करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना पड़ेगा, एंड ठीक है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ एनपीएम। अपने आप में सारे कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो उनको ज़रूर पढ़ना है। चैप्टर 1 में तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, सो लॉट ऑफ बार आपको पढ़ना है। अब एनपीएम आपको देख लेते हो। एनपीएम का इमर्ज होता है 1980 से 1990s में एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी परसीव्ड एज इनएफिशिएंट, रिजिड एंड रूल बाउंड। बेसिकली होता क्या है, ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की बुराई करते करते कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है उसको इनएफिशिएंट, रिजिड एंड रूल बाउंड मानता है। इसका मेन फोकस होता है एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस आए, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है इसका फोकस, कि हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन करें, मतलब उन चीज़ों को करें ना जिससे रिजल्ट आए, रेदर देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द रूल्स।
बोरोइंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की जो टेक्निक्स हैं, जो प्रैक्टिसेस है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका एम है टू मेक पब्लिक सेक्टर मोर अकाउंटेबल, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो, परफॉर्मेंस ड्रिवन हो एंड सिटीजन सेंट्रिक हो। ये कीवर्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ड्रिवन, सिटीजन सेंट्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड डिजिटल सर्विसेज, इवन देयर इज अ परफॉर्मेंस PIL है ना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव हमारी उसमें भी आ गया है, इकोनॉमी को बूस्ट दिलाने के लिए। क्यों लेके आए हैं? बिकॉज सो दैट रिजल्ट आए चीज़ों से, परफॉर्मेंस आए, सिटीजन सेंट्रिक हो चीज़ें। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला वही है रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट। फीचर्स को एग्जैक्टली याद रखना है। एम्फेसिस ऑन आउटपुट्स एंड आउटकम्स रेदर देन जस्ट प्रोसीजर। ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान मत दो, आपको आउटकम एंड आउटपुट पे भी ध्यान देना। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये करना है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट ये आना चाहिए ना कि कितने वॉशरूम बन जाए। मॉनिटरिंग ऑफ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, कितने टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हो, इस चीज़ पे फोकस करो। एंड साथ में यूजेज भी। सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी। ये कहता है जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको थोड़ा सा फ्रीडम देनी चाहिए, सो दैट अपने रिसोर्सेज को, पर्सनल्स को, बजट्स को वो मैनेज कर सकें। देर आर ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि SEBI वगैरह। तीसरा कि परफॉर्मेंस को ना मेजर करते रहो। ये कहता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज़ करो, बेंचमार्क्स को यूज़ करो, ऑडिट करो, जिससे कि आपको एफिशिएंसी का अंदाज़ा पड़े। आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो क्या आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकोगे। तो कहता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट होना चाहिए। चौथी चीज़ें कह रहे हैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये सिटीजन्स को ट्रीट कर रहे हैं एज अ कस्टमर, सर्विसेज टेलर टू देयर नीड्स, ठीक है। तो सिटीजन्स को क्या ट्रीट किया जा रहा है? एज अ कस्टमर ट्रीट किया जा रहा है, सर्विसेज टेलर्ड टू देयर नीड्स, ठीक है। तो कस्टमर को क्या ट्रीट किया जा रहा है? एज अ कस्टमर, सॉरी, सिटीजन को एज अ कस्टमर। और कस्टमर की क्या सुनी जाती है? उनकी नीड सुनी जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनसे रिव्यू लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते हैं। सो सर्विसेज टेलर्ड टू देयर नीड्स। एग्जाम्पल, ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर पासपोर्ट सर्विसेज एंड इनकम टैक्स फिलिंग्स। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे कि होते हैं पासपोर्ट सर्विसेज के लिए एंड इनकम टैक्स फिलिंग्स के लिए। अब क्यों बनाए हैं हमने? क्योंकि हमें समझ में आया कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों की डिमांड है, नीड है कि वो घर बैठे चाहते हैं चीज़ों। पांचवा है प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन। ये बात करता है कि चीज़ों को मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट के हाथ में दो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। इनकरेज करता है कंपटीशन को, आउटसोर्सिंग की बात करता है, PPPs की बात करता है, सो दैट एफिशिएंसी बढ़े। हमारे यहाँ पे भी PPPs होते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में। इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। ये कहता है कि जो आपको थोड़ा सा रिजिड मत हो, क्योंकि रिजिडिटी से परेशान होता है, तो उसने बोला कि इनोवेशन लाओ, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, काम को थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर करो, तभी आप जो है मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट कर पाओगे। ICT का यूज़ करो, ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म लेके आओ। एग्जाम्पल आपको पता है E-गवर्नेंस इनिशिएटिव है। अब क्या टेक्निक्स एंड टूल्स इन्होंने बताया कि क्या करना है, तो उसने बोला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि क्लियर गोल सेट करो, क्लियर टारगेट सेट करो, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑफिसर, मतलब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव रखना है, उसके डायरेक्शन में आपको काम करना है। टारगेट बेस्ड एवोल्यूशन जैसे PM किसान स्कीम का भी हुआ। देन दूसरा उन्होंने बोला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि फोकस करो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस एंड सर्विसेज पे। आपको कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्रोसेस को भी, सर्विस को भी। एग्जाम्पल, ISO सर्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। थर्ड, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड आउटसोर्सिंग। Certain public services delivered by private agencies under contract to reduce the cost. कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड आउटसोर्सिंग की बात करता है कि आप क्या करो, पब्लिक सर्विस डिलीवर्ड जो है उसको प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू कराओ, अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिससे कॉस्ट कमाए, ठीक है। एग्जाम्पल, हम बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अर्बन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमने किया भी है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। पांचवा वो कहता है सिटीजन का फीडबैक लो और उनको एक फीडबैक का मैकेनिज्म लो। सर्वे हो सकता है, हेल्पलाइन हो सकता है, डिजिटल ग्रेवेंस पोर्टल हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी है CP ग्रांट्स। पांचवा वो कहता है कि रिजल्ट बेस्ड बजटिंग करो, एलोकेशन करो रिसोर्सेज का बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स रेदर देन हिस्टोरिकल एक्सपेंडिचर। पैसा आप जो दे रहे हो ना, रिजल्ट बेस्ड बजटिंग, वही परफॉर्मेंस बजटिंग भी कहते हैं उसको, या आउटकम बजटिंग। आप ये देखो कि पिछले साल उस स्कीम ने कैसा परफॉर्म करा, कैसा उसका आउटपुट रहा, कैसी उसकी क्या रही,
सब कुछ दे रहा, उसके बेसिस पे आप उसे क्या दो, पैसे अलोकेट करो। समझ आई ये चीज़? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स रेदर देन हिस्टोरिकल एक्सपेंडिचर। पिछले साल क्या हुआ उससे कोई मतलब कितना पैसा दिया ऐसे फिर अगले साल और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस देखो उसकी। तो ये 5 टेक्निक्स को यूज़ करने की बात करी, क्या करी? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड आउटसोर्सिंग, सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म, रिजल्ट बेस्ड बजटिंग। आपको ये 5 के 5 कीवर्ड्स एज इट इज़ याद हो जाने चाहिए। और जब भी कभी कोई आए क्या टेक्निक्स आपको एनपीएम के तहत बताई हैं, तो ये टेक्निक्स आपको आनी ही आनी चाहिए, राइट? नाउ क्या एडवांटेजेस हैं हमारी एनपीएम का? अभी एनपीएम जो कॉन्सेप्ट है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ऑफकोर्स इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, वेस्टेज नहीं होगा, आउटकम पे फोकस करेंगे, आउटकम अच्छा आएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, एक क्लियर टारगेट है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सिटीजन का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज सर्विसेज टेलर्ड टू सिटीजन नीड। हम इस तरीके से सर्विसेज को डिलीवर करेंगे सो दैट सिटीजन के नीड ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो। फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूसेस रिजिडिटी ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। जो रिजिडिटी है वो हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इनोवेशन इनकरेज मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड आईसीटी एडॉप्शन। तो क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, सिटीजन ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। इसके फीचर्स में से वेल बना सकते हो आप इसके फ़ायदे। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, पैसे सही जगह लगेंगे, ठीक है। नाउ कुछ बुराइयां भी हैं, बिल्कुल है। सबसे पहला है ओवर एम्फेसिस ऑन मार्केट लॉजिक। कह रहा है कि एक तरीके से इसने सिटीजन्स को प्योरली कस्टमर्स ट्रीट कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं सोशल इक्विटी एंड वेलफेयर गोल्स को आपने नेगलेक्ट करा। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ सर्विसेज। आउटसोर्सिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब जैसे कि एक काम था, एक समझिए एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें वेस्ट का काम कोई और कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम और कोई और कर रहा है, रेगुलेशन का काम कोई और कर रहा है, बाकी काम कोई और कर रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे काम कोई और कर रहा है। तो अब इससे क्या होगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव फोकस ऑन परफॉर्मेंस टारगेट्स। बहुत ज़्यादा अगर आप फोकस करोगे ना परफॉर्मेंस टारगेट्स पे, तो इससे भी प्रॉब्लम आएगी। इससे क्या हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो सकता है डेटा का या शॉर्ट टर्मिज्म का। आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गए और डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब कोई ब्यूरोक्रेट होगा, उसको ज़्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए किसी डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को मैनिपुलेट करेगा। नेगलेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर की वैल्यूज़ के बारे में बात नहीं करा, हायरार्की के बारे में बात नहीं करा, मतलब जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं करा वही इसके क्या है, कमियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। जो एथिकल कंसर्न है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, सोशल जस्टिस है, मे टेक अ बैक सीट टू एफिशिएंसी, मतलब वो पीछे की तरफ हट जाएगा। और इंडियन कंटेक्स्ट अगर हम देखें, एप्लीकेशन देखें, तो ऑफकोर्स देयर आर, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन है जिसमें हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं सर्विस डिलीवरी के लिए, पीपीपीज़ हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सिटीजन का फीडबैक भी ले रहे हैं सीपी ग्राम्स माई गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू, एंड रिजल्ट बेस्ड बजटिंग भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यही है कि जो एनपीएम है इसने शिफ्ट करा जो फोकस था फ्रॉम द प्रोसेस। अभी तक हम प्रोसीजर तक ही थे, अब हम रिजल्ट पे हमारा जो फोकस है उसको उसमें लेके आए। ब्यूरोक्रेसी टू मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट टू सर्विस डिलीवरी। ब्यूरोक्रेसी से मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट से सर्विस डिलीवरी तक। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग एनपीएम प्रिंसिपल्स थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग एंड पीपीपीज। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रहा है आज के टाइम पे एनपीएम के प्रिंसिपल्स को। कैसे, डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू, परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग के थ्रू, पीपीपीज के थ्रू ऑफ कोर्स। और इस अप्रोच ने कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ाई है, अकाउंटेबिलिटी भी, सिटीजन को भी एम्पावर करा है, सिटीजन को ज़्यादा सेटिस्फाई करा है, बट ऑफ कोर्स इसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है इक्विटी, एथिक्स एंड सोशल जस्टिस के साथ। ओके, सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग। देखो स्ट्रैटेजी तो ये सिंपल है, ऑफ कोर्स हमें ये नोट्स पढ़ने हैं, इनको बार बार रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं 10 साल के, उनको बार बार रिवाइज करना है, उनके बेसिस पे आफ्टर द प्रीलिम्स आंसर राइटिंग कर लेनी है।
इसको रट लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ चीज़ें इसमें रटनी है ना, बाकी इस बार बार देखोगे तो समझ जाएगी, चीज़ें में क्लैरिटी आती है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस हो जाती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, देन कुछ हमारे कीवर्ड्स हो जाते हैं, इनको आपको क्या पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो रटने के लिए भी थोड़ा सा बी रेडी है ना, बी रेडी, रटना तो पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रटना ही पड़ेगा, तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्या रटना पड़ेगा, क्या रटना पड़ेगा, क्या रटना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को बार बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगे, आपके खून में उतर जाएंगे, तो दिक्कत लेने की बात नहीं, नो नीड टू फील, घबराने की बात नहीं है। यू कैन डू दिस, यू जस्ट नीड टू डू रिविजन। बाकी आई विल से आपको सबसे आगे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपसे आगे कोई निकले। तो उसके लिए आपको सबसे आगे निकलना पड़ेगा बाय डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट इज़ इट। स्मार्ट वर्क तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज को नहीं पढ़ रहे, हम एक ही सोर्स को बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हैं, एग्जाम्पल्स रट रहे हैं, कीवर्ड्स रट रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम अप्रोच PYQ की अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम जो कर रहे हैं वो बहुत स्मार्ट वर्क है ऑलरेडी। अब इसमें हार्ड वर्क भी लगेगा, और उस हार्ड वर्क क्या है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना, फोमो में नहीं रहना, ट्रस्ट करना इस प्रोसीजर को, बट लेकिन रिवीजन ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, करो अब रिवीजन।